हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी का टॉपिक है गुमनाम हवेली। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। जी त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, इस हवेली को बंद पड़े हुए इतने बरस बीत गए, कोई तो वारिस होगा इस हवेली का। क्या इतने सालों में कोई नहीं आया अपना दावा करने? क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती? अरविंद ने, जो कि एक खोजी पत्रकार है, सवाल दागा। जी, मुझे भी पहले कई बार अजीब लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। वैसे तो इस हवेली में सैकड़ों राज दफन हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। हाँ, कुछ एक लोगों ने हिम्मत की थी, लेकिन उनकी लाशें भी आज तक नहीं मिली। लोग कहते हैं कि हवेली निगल गई उनको। त्रिपाठी जी ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। आपको डर नहीं लगता? आप तो पिछले 10 सालों से केयर टेकर हो इस हवेली के, अरविंद ने मजाकिया अंदाज में पूछा। जी, मैं तो हमेशा दिन में ही आता हूँ, कभी रात बिताई ही नहीं। असली खतरा तो रात को होता है। जब से स्थानीय प्रशासन ने हवेली को अपने अधीन लिया है, मुझे ही ये जिम्मा सौंपा गया है, और हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है साहब। त्रिपाठी जी ने हंसते हुए जवाब दिया। वैसे ऐसी बात नहीं कि प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। सरकार चाहती थी कि इसे एक म्यूजियम में तब्दील किया जाए। इसके रंग रोगन में काफ़ी खर्चा भी किया गया, लेकिन सब बेकार। बिना स्थानीय लोगों की हिम्मत के यहाँ कुछ बदल नहीं सकता। अच्छे अच्छे पुलिस वाले यहाँ रात को आने से डरते हैं। त्रिपाठी जी बोलते चले गए। तो प्रशासन इस पर इतना खर्च क्यों कर रहा है, जब यहाँ कोई भी किसी प्रकार से सहायता या हिम्मत नहीं करना चाहता? अरविंद ने उत्सुकतावश पूछ लिया। उम्मीद, शायद प्रशासन को अब भी कोई उम्मीद है कि कोई इस विरासत को फिर से रोशन कर सके और ये आशियाना फिर से जिंदा हो जाए। त्रिपाठी जी बोले, आइए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, मैं आपको इस हवेली का एक चक्कर लगवा दूं। बाहर से तो आपने इसे देख ही लिया है, आइए अब अंदर चले। त्रिपाठी जी अरविंद जी को हवेली के दरवाजे के पास ले गए और साथ में आए दोनों गार्ड्स को बाहर ही रुकने का आदेश दिया। अरविंद और त्रिपाठी जी दोनों मुख्य द्वार से अंदर पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार कुछ 13 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा खाली सागवान का बना हुआ था। अब भी पूरी आन बान शान से मजबूती से खड़ा था। पूरा दरवाज़ा उच्चतम नक्काशी का एक उत्कृष्ट नमूना था, जो चांदी की परत से जुड़ा था। यह दरवाज़ा हवेली के मालिक के वैभव और हैसियत का जीता जागता सबूत था। दरवाज़ा खुलते ही जो अंदर का नज़ारा था वो देखने लायक था। अरविंद की आंखें तो फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, मार्वलस, आई जस्ट कांट बिलीव इट। अचानक ही अरविंद के मुंह से निकल पड़ा। इसमें अचरज की कोई बात नहीं। जिसने भी ये नज़ारा देखा आज से पहले, उसके मुंह से बस यही निकला जो आपने अभी अभी कहा। त्रिपाठी जी ने अपने पर्स से सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहा। लेकिन जिसे इसके पीछे की पूरी कहानी पता है, उसके लिए यह किसी 5 स्टार कब्रिस्तान की तरह है। त्रिपाठी जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अगर ऐसा 5 स्टार कब्रिस्तान हो तो कौन मरना नहीं चाहेगा, अरविंद ने मजाक में कहा। जी, मरना तो आप चाहते ही हैं, इसलिए आपने सरकार से यहाँ स्टे करने की बात कही, और सरकार को भी कोई ना कोई बकरा तो चाहिए ही होता है, तो आपको मना भी नहीं किया। अब इरादा ही कर लिया है तो मरो। त्रिपाठी जी ने एक कश लिया और धुआं हवेली की हवाओं में छोड़ दिया। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं अगर बच गया तो? अरविंद ने त्रिपाठी को चिढ़ाते हुए कहा। इस हवेली का अपना एक खूनी इतिहास है, इसलिए यकीन से कहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। त्रिपाठी सिगरेट के टुकड़ों को पैर से रगड़ते हुए बोला। आइए ऊपर की ओर चलते हैं। दोनों ऊपर की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर से दोनों तरफ
से सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी, जहां कुल 22 कमरे थे। ऊपर में हवेली की छत कम से कम 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर थी, जहां से एक और आलीशान झूमर बीचों बीच हवेली की शान बढ़ा रहा था। कमाल है, ऐसा लगता है जैसे अभी भी यहाँ कोई रहता हो। धूल का कोई भी नामो निशान नहीं। इतने सालों बाद भी ऐसा रखर रखाव वाकई काबिले तारीफ है। अरविंद के लिए सब कुछ आश्चर्यजनक था। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यहाँ कोई रहता है जो ये सब देखता है, लेकिन आज तक उसको किसी ने देखा नहीं। यहाँ चीज़ें सालों साल से वहीं पड़ी हैं। मजाल है कोई इधर से उधर कर दे, त्रिपाठी ने उत्तर दिया। आप कुछ कहानी के बारे में बता रहे थे हवेली के, वो क्या है? अरविंद ने त्रिपाठी जी से पूछा। त्रिपाठी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी की ओर देखा और शाम के 5:39 बज रहे थे। शीत के दिन थे, अंधेरा बस होने ही वाला था। हमें अब निकलना चाहिए। त्रिपाठी जी फुर्ती से सीढ़ियों उतरने लगे। यहाँ से गांव पहुँचने में 24 मिनट लग जाएंगे। लेकिन वो कहानी, अरविंद पीछे पीछे दौड़ते हुए बोला। जिंदा रहे तो कहानी सुन पाओगे। अब चलो जल्दी मेरे साथ, गांव पहुंचकर तुम्हें सब बताता हूँ, त्रिपाठी ने चिल्लाकर कहा। अरविंद बिना कुछ कहे उनके पीछे चल दिया। दोनों गार्ड भी साथ चल दिए अपनी सरकारी जीप में। पीछे बस हवेली रह गई, जो जीप के धुएं से सब धुंधली धुंधली नजर आ रही थी और उस धुंधलके को और गहरा कर रहे थे कुछ अनजान साए, जो अब भी हवेली में मौजूद थे, हमेशा की तरह। त्रिपाठी जी का अनुमान बिल्कुल ठीक था। हवेली से गांव की दूरी पूरी 24 मिनट की थी। अरविंद ने बाकायदा घड़ी लगाकर समय नोट किया। त्रिपाठी जी ने आखिर राहत की सांस ली। चलो, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। त्रिपाठी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए ये कहा। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सच में मरने वाले थे। अरविंद ने एक बार फिर त्रिपाठी जी को छेड़ा। अरविंद बाबू, आप जब से आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ, आपको यह सब मजाक लग रहा है। मैं लगातार आपको चेता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे हल्के में ले रहे हैं। ये गांव है साहब, यहाँ की कहानियाँ अक्सर सच्ची होती हैं, तुम्हारे शहर की तरह फिल्मी नहीं। लोगों की जानें बच गई हैं और आप लगे हैं मजाक में। कल जब हवेली में अकेले रात बिताओगे तो इस त्रिपाठी का एक एक लफ्ज़ याद आएगा, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा। त्रिपाठी गुस्से में उबल पड़े। आप तो बुरा मान गए त्रिपाठी जी, हम तो मेहमान हैं आज आपके यहाँ, अब खाना भी नहीं खिलाएंगे? बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, अरविंद ने विषय को टालते हुए कहा। आप फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक खाना लगवाता हूँ। त्रिपाठी जी थोड़े नरम पड़े। रात के 9 बज चुके हैं, दोनों खाने की मेज पर मिलते हैं। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। क्या लाजवाब खाना है, और ये वेज बिरयानी के साथ पिंडी छोले तो वाकई लजीज है। त्रिपाठी जी, वो बूंदी रायता ज़रा पास करना। अरविंद खाने की तारीफ किए बिना न रह सका और उसे त्रिपाठी को खुश करने का यही तरीका सूझा, क्योंकि हवेली की कहानी अभी अधूरी जो थी। शुक्रिया अरविंद जी तारीफ के लिए, बस इतने कम समय में इतना ही कर पाया आपके लिए। त्रिपाठी तारीफ से गदगद था। अरे त्रिपाठी जी, वो हवेली वाला क्या किस्सा था, आपने बताया नहीं अभी। अरविंद ने धीरे से विषय छेड़ा। आइए, खाना हो गया हो तो हाल में चलते हैं, फिर इत्मीनान से सारा किस्सा सुनाता हूँ। दोनों हॉल में आकर सोफे में समा जाते हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है। ये लीजिए पान। त्रिपाठी जी अरविंद बाबू को पान ऑफर करते हुए बोलिए। देखिए, अभी 11 बजने को हैं और ठीक अब से 1.5 घंटे बाद, यानी रात के कई 12:30 बजे आपको एक शहनाई की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देगी, जो हवेली से आती है। लेकिन मुमकिन है इतनी बारिश में आपको आवाज़ सुनाई न दे, मगर कल आपका सामना उस आवाज़ से ही हो जाएगा
क्योंकि इस समय आप कल हवेली में होंगे और फिर हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, तो मैं आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखूँगा। त्रिपाठी बोलता चला गया। बात ऐसी है कि हवेली के पिछले इतिहास के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, सिवाय इसके कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह हवेली के आखिरी वारिस थे और 4 भाइयों में सबसे बड़े भी थे। ठाकुर भानु प्रताप की पिछली 12 पुश्तों में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। जैसा कि यहाँ की लोक कथा है, सब लड़के ही थे। ठाकुर साहब को कई सालों तक कोई संतान न थी और काफ़ी मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक संतान हुई, देवकी, जो लड़की थी। फिर क्या था, ठाकुर साहब की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन ये मलाल भी था कि उनकी बेहिसाब दौलत का कोई वारिस नहीं था। इसलिए वो अपनी इकलौती बेटी के लिए घर दामाद चाहते थे, ताकि उनकी बेटी उनके नज़र के सामने रहे हमेशा। दूसरी ओर बाकी 4 भाइयों में देवकी के लिए जहर भरा था, क्योंकि वो उनके बंटवारे की राह में रोड़ा थी। देखते देखते कई साल बीत गए। बच्चे अब बड़े होने लगे और देवकी भी अब 19 साल की हो चुकी थी। देवकी को मिलाकर कुल 16 संतानें थीं। देवकी के लिए अब रिश्ते आने शुरू हो गए थे और बाकी भाइयों में चिंता भी बढ़नी शुरू हो गई थी कि कोई घर दामाद आया गया तो उसका भी हिस्सा उनके हिस्से में चला जाएगा, और देवकी तो पराया धन है। ऐसे में भला कोई अपना हिस्सा देवकी और उसके होने वाले पति को क्यों देगा। फिर शुरू हुई आपसी रंजिश और खींचातानी का लंबा सिलसिला। जो भी रिश्ता आता कोई ना कोई बात बिगाड़ देता और ठाकुर साहब धीरे धीरे अवसाद में चले गए। देवकी से उनकी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो अकेली कर भी क्या सकती थी। ऐसे में उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन के आया सूरज, जो गांव का ही एक होनहार युवक था, और देवकी उसे मन ही मन चाहने भी लगी थी। ठाकुर साहब ने भी देवकी के मन की बात पढ़ ली थी और दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। सूरज को ठाकुर साहब के बाकी भाई और उनकी संतानें बर्दाश्त नहीं कर सकी, और ठीक शादी के एक दिन पहले सूरज की लाश गांव के सबसे पुराने बरगद से लटकी मिली। देवकी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और हवेली के ही सबसे ऊपर वाले कमरे में खुद को जला लिया। ठाकुर भानु प्रताप भी देवकी के गम में चल बसे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। गांव वालों के कहने अनुसार सूरज को भानु प्रताप के भाइयों ने ही मौत के घाट उतार दिया था, और देवकी ये जानती थी। लेकिन देवकी बेबस थी और अपनी जान की दे बैठी, लेकिन वो प्रतिशोध की आग में जल रही थी। जो शहनाइयाँ उसकी ज़िंदगी में सुर बिखरने वाली थी, वो मातम में बदल गई। देवकी की मौत के बाद से ही हवेली में हत्याओं का रहस्यमयी सिलसिला शुरू हो गया, और एक के बाद एक की मौत की नींद में सो गए। कौन कैसे मरा कोई नहीं जानता। तब से आज तक हवेली वीरान पड़ी है। ना कोई लौटा, ना किसी ने कोई दावा किया। कहते हैं आज भी हवेली की छत से देवकी अपने प्यार को पुकारती है, दोनों बाहें फैलाकर। कोई साया आज भी हवेली पर मंडराता है, और आज भी शहनाइयों की आवाज़ हवेली में गूंजती है। त्रिपाठी जी ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। 12:30 बज चुके थे। एक पूरा सिगरेट का पैकेट खाली हो चुका था। बारिश भी अब थम चुकी थी। शहनाई की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी। अरविंद और त्रिपाठी जी खामोशी से आवाज़ को सुन रहे थे।